हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी हिंदी टीजीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में ये मेरी 6 नंबर की क्लास है और इससे पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। चैनल पे आइए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और एक अच्छा स्कोर टीजीटी में कीजिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लगातार पढ़ेंगे आप तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। पिछली वीडियो में मैंने 2 से 5 बार कम से कम इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। कभी कभी तो कह दिए, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सिद्धों की संख्या में नहीं है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 84, किस में लिखा है 84। और उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, तो 84 सिद्ध माने गए हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। बात हो रही है आदिकाल की। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतररंजित वर्णन हो रहा था। इस तरह का आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था और ये केवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन का आप लेवल देख लीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए 2014 में पूछा गया है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। जो रासो ग्रंथ थे वो डिंगल पिंगल की भाषा में लिखे गए थे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। रासो ग्रंथ में भाषा के रूप में डिंगल पिंगल का प्रयोग किया गया है। डिंगल जहाँ राजस्थानी के निकट है, वहीं पिंगल ब्रज भाषा के निकट है। अर्थात हम कह सकते हैं ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों भाषाओं का मिश्रण है। यानी डिंगल मतलब राजस्थानी और पिंगल मतलब ब्रज भाषा के निकट लगती है। रासो साहित्य श्रृंगार और वीर रस प्रयुक्त है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस और वीर रस का बातें की गई हैं, जिसके लिए डिंगल पिंगल भाषा अनुकूल थी और आदिकाल में मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था। आदिकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, अपभ्रंश भाषा का, जो कालांतर में विभिन्न शैलियों और बोलियों में व भाषाओं में परिवर्तित होकर यानी कि चेंज होकर आधुनिक हिंदी में देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है। सिद्धों की बानियों की भाषा है। बानियों का मतलब क्या है, बानियों की यानी लैंग्वेज, तो क्या है शांध्य भाषा। ये आपको याद रखना है। और बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 यानी कि मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 2024 यानी कि 12 महीने पहले ये बीपीएससी में पूछा गया है। सिद्धों की बानियों की भाषा संध्या भाषा है। ये आपको याद रखना है, कौन सी भाषा, शांध्या भाषा है। सिद्धों का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है, यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। शाखा की बात की जाए तो महायान शाखा को याद रखना है। धर्म की बात की जाए, धम्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म को याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उत्कृत रचनाओं की भाषा देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है। यानी कि सीरियल के हिसाब से कौन सी श्रेणी यहाँ पर सही है। तो पहले लगाएंगे बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, फिर अमीर रासो, खमीर रासो और उसके बाद खुमाल रासो। यानी बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो और खमीर रासो और खुमाल रासो, ये हमारा क्रम रहेगा। इस क्रम से लगाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सरहपा को भी हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, स्वयंभू को भी हिंदी का प्रथम कवि माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है, ठीक है, राहुल सात्यायन ने माना है। अब यहाँ पर फिर से एक नाम आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। क्या माना है, महाकवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। यानी अगर प्रथम महाकाव्य की बात करूं तो पृथ्वीराज रासो को याद रखना है और प्रथम महाकवि की बात करूं तो चंद्रवरदाई को याद रखना है। लेकिन इन दोनों बातों को माना किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम वास्तविक
महाकवि चंद्रबरदाई को ही माना है। इधर मिश्र बंधुओं ने भी महाकवि चंद्रबरदाई को ही प्रथम महाकवि माना है। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? कौन से विषय का यहाँ पर वर्णन नहीं है वो बताना है। तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है? नहीं में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल या जिनदत्त सूरी? तो जिनदत्त सूरी को बिल्कुल याद रखना है, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उपदेश रसायन आदिकालीन जिनदत्त सूरी द्वारा रचित रासो ग्रंथ काव्य परंपरा ग्रंथ है, जो अपभ्रंश भाषा में बुद्ध है। ये ग्रंथ गीत नृत्य परक धारा के रासो ग्रंथ हैं, ये भी याद रखना है। रासो ग्रंथ आपसे पूछा जा सकता है, आके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। भारतेश्वर, बाहुबलिरास, शालिभद्र सूरी, ये कैसा है? रासो ग्रंथ है। बुद्धिरास, शालिभद्र सूरी, ये भी रासो ग्रंथ है। ठीक है। पेदट रास मांडलिक, ये भी रासो ग्रंथ है। और जीव दया रास आसुंग, ये भी क्या है? रासो ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रेडसन ने क्या नाम दिया है? तो ग्रेडसन ने क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर ये जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन इसमें कोई भी विकल्प मैच नहीं कर रहा है जिस तरह से आयोग ने विकल्प रखे हैं। इसकी व्याख्या में हम देख लेंगे। इसका प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास किया गया था और जॉर्ज ग्रेडसन ने चारण काल का इसका नाम दिया था। और हिंदी साहित्य में 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को सर जॉन ग्रेडसन ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ये नहीं पूछा है कि बीसल देव रासो किसकी रचना है। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है, शैली पूछी गई है। तो गेय पद मतलब जो गाने वाले पद होते हैं। ठीक है। बीसल देव रासो मुख्यतः गेय काव्य है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है और ये प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज, परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा का सारस शैली में प्रस्तुत किया गया है। बीसल देव रासो पर हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। ये गेय पद में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया था तो कितने दिन के लिए मतलब घर से जुदा होके ये चले गए थे और ये राजा कहाँ के थे, तो ये भी हमें याद रखना है कहाँ के थे। सब कुछ यहाँ से क्लियर करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, बीसल देव रासो मूलतः गेय पद है, जैसे कि अभी बताया हमने, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। ये प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री, कौन? भोज परमार की पुत्री राजमती, किसकी बात हो रही? परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय हैं। ये याद रखना है कि बीसल देव तृतीय कहाँ के राजा हैं, तो अजमेर के राजा थे और ये किसकी पुत्री हैं? परमार की पुत्री राजमती हैं। इन्हीं दोनों की कहानी है। इन्हीं के विवाह वियोग पुनर्मिलन यानी दोबारा मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है और इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 ईस्वी में की थी। कितनी बातें क्लियर हो गई कि बीसल देव रासो को किसने लिखा है, तो नरपति नाल ने लिखा है। और कब लिखा है, तो 1155 में लिखा है। इसमें कहानी किसकी है, तो बीसल देव तृतीय की और राजमती की कहानी है। तो बीसल देव रासो आदिकाल के एक श्रेष्ठ काव्य कृति है और बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई ये परंपरा भक्ति काल में प्रेम में आख्यान काव्यों तक पहुंच जाती है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? अभी मैंने व्याख्या में डिटेल में बताया, ये क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार कहाँ कहाँ पूछा गया है। पीजीटी में और आश्रम पद्धति प्रवक्ता में भी पूछा गया है। नरपति नाल को याद रखना है। ठीक है, अभी व्याख्या में हमने बताया भी था। बीसल देव कौन थे? ये बीसल देव तृतीय हैं, ये भी याद रखना है। बीसल देव तृतीय हैं, कहाँ के? अजमेर के शासक हैं। ठीक है, ये याद रखना है। कब इसका प्रकाशन हुआ था, तो अभी हमने बताया 1155 को याद रखना है। डेट भी याद रखना है क्योंकि आगे डेट भी पूछी जा सकती है। 1155 में बीसल देव रासो का प्रकाशन हुआ, किसके द्वारा? नरपति नाल के द्वारा।
बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी का क्या नाम है? अभी बताया था, कौन है? ज्ञानवती। और ये ज्ञानवती किसकी पुत्री है? ठीक है, तो राजा भोज परमार की ये पुत्री हैं। और बीसल देव रासो तृतीय कहाँ के हैं? तो ये अजमेर के हैं। और डेट बिल्कुल याद रखना है, 1155, भूलना नहीं है। लिखा किसने है? ठीक है, किसने लिखा है कमेंट में बताना है। अभी बताया नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? वही बात है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। टीजीटी 2009 में पूछा गया, बीसल देव रासो। आंसर आपका बदल नहीं जाएगा अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रासो काव्य का मूल वर्ण वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। यानी कि होना तो वीर रस चाहिए लेकिन ना होकर श्रृंगार रस है। तो बीसल देव रासो को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नरपति नाहल ने इसकी रचना की है। बार बार बता रहा हूँ, 1155 को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो राजमती, ठीक है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? यानी राज्य पूछ लिया तो कर उड़ीसा को चले गए थे। और ये क्या है? पीछे मैंने बताया गेय शैली में है। ठीक है, रस की बात करूँ तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1155 को याद रखना है, नरपति नाल को याद रखना है। इतनी बातें सब क्लियर करते चलना है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? आलाखंड, आला और उदल दो भाई थे। ठीक है, किस रासो खंड को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो जगनिक का परमाल रासो, जो जगनिक के द्वारा लिखा हुआ है परमाल रासो, ठीक है, इसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ की कहानी है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आदिकालीन कवि जगनिक के परमाल रासो का ग्रंथ को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर, कहाँ के? महोबा के। और महोबा कहाँ आता है? यूपी में। तो वीर आला और ऊदल की वीरता की गाथा है। गाथा मतलब कहानी है यानी स्टोरी है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक बात है यहाँ पर, यानी एक तो एमपी की और एक बुंदेलखंड की। लोकप्रिय वीर गाथा 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस आलाखंड का प्रकाशन कराया था। कब कराया था? ये डेट आगे पूछी जा सकती है। 1865 में इसका प्रकाशन कराया था। वह मौखिक परंपरा पर आधारित था। ठीक है, इसी प्राप्ति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा में शामिल कराया। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? अभी हमने पूछा, ये देखिए वही घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। आंसर आपका बदल नहीं जाएगा, परमाल रासो आंसर हो जाएगा बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में यानी महोबा, क्या बताया हमने? महोबा बताया। ठीक है, ये याद रखना है, महोबा आलाखंड वहीं की बात है। और एमपी और बुंदेलखंड। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम क्या है? बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, कुल मिला के राइटर पूछे जा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? जगनिक, क्योंकि आला उदल की कहानी किसने लिखा है? ठीक है, जगनिक ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? मतलब इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? आलाखंड को तो परमाल रासो के नाम से इसको जानते हैं। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो काव्य कृति का नाम क्या है, यानी किसने लिखी है? तो ये अभी बताया हमने, जगनिक है इसमें। हाँ, जगनिक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किसमें किया गया? तो परमाल रासो में किया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, परमाल रासो को टिक करें, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो ख़राब लग रही है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है, यानी जगनिक के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? तो अभी बताया है, आलाखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। आला और उदल किस राजा के सामंत थे? यानी आला और उदल ये किस राजा के यहाँ पर थे? तो परमाल वहाँ पर राजा था, तो परमाल को याद रखना है। परमाल कौन था? ये राजा था। और आला उदल की इसमें कहानी है, याद रखना है। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? अब जगनिक किस काल के कवि हैं वो बताना है। तो आदिकाल के कवि हैं, ये आदिकाल को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 बरस लय कूकर जिए, 12 बरस लय कूकर जिए, औ तेरा लय जिए सियार, 12 से 18 छतरी जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये किस विधा की रचना है कि 12 बरस लय कुंवर जिए, यानी 12 बरस तक कौन जीता है? कुंवर जीता है, ठीक है, कुकर जीता है। और 13 बरस तक जिए सियार, और 13 बरस तक कौन जीता है? सियार जीता है। और 12 18 छत्री जिए, ठीक है, छत्री के बारे में कहा जा रहा है। और आगे जीवन को धिक्कार, यानी ऐसे व्यर्थ के जीवन को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? आला और ऊदल की कहानी के बारे में ही पूछा जा रहा है। डायलॉग बाजी से भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है। जगनिक के द्वारा रचित मैं बता ही चुका हूँ, परमाल रासो को जगनिक ने लिखा है और इसमें आला और ऊदल नाम दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। इसमें वीर भावना जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णों की इस काव्य में भरमार है और इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर युद्ध काव्य के रूप में की जाती है। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है और इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा है? तो एक तो इसमें क्या है? वीर रस है, आपको याद रखना है, और दूसरा क्या है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार और वीर रस दोनों की बातें की गई हैं। और इसमें क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें छंद कौन सा है? वैविध्य छंद है। समानता राजा सरम में लिखे गए हैं। मुक्तक व प्रबंध छंद दोनों हैं इसमें। समानता डिंगल भाषा में भी है। डिंगल और पिंगल के बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, डिंगल कहाँ से आई, पिंगल कहाँ से आई। पुस्तक जल्लड़ हत दय चली गज्जन निरप काज में, जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो, जल्लड़ को पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख है और ये वर्णन उस समय का है जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था। बात कब की हो रही है? 1191 याद रखना है और 1192 याद रखना है। 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक 1 साल बाद दोबारा हारा हुआ मोहम्मद गौरी फिर से युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान से और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं। और वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जा रहा था। तो उस समय चंद्रवरदाई महाराज के साथ गए थे तथा अपने पुत्र जल्लड़ को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। और कहा जाता है कि जल्लड़ ने ही जयचंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। तो ये पूछा जाएगा आगे आपसे कि जो पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे, ठीक है, तो जल्लड़ ने ही अधूरे महाकाव्य को पूरा किया था। तो ये नाम याद रखना है जल्लड़ का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो पृथ्वीराज रासो जो है कहलाया जाता है छंदों का अजायब घर। पृथ्वीराज रासो की छंद कविता के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर कहा जाता है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी केशव दास की रामचंद्र का, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, रामचंद्र का किसने लिखी है? तो केशव दास ने लिखी है। छंदों का अजायब घर कहते हैं, यानी कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और केशव दास की रामचंद्र का इसकी व्याख्या करती है कि क्या है छंदों का अजायब घर, क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा गया मानते हैं। नरोत्तम स्वामी इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के टीजीटी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन किसको क्या मानता है, ठीक है। नरोत्तम स्वामी इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इस घटना कोश को भी कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे बृहद महाभारत कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को बृहद महाभारत कौन कहता है? तो दशरथ शर्मा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए और नोट्स बनाइए बढ़िया से, ताकि जो है आपका सिलेक्शन
हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो बढ़िया बात है। बाकी तो योगी सरकार और हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी कह ही रहे हैं लगातार कि शिक्षक भर्ती कोई आने की संभावना नहीं है। टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो इज़ परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है राज्य में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चंगा चल रहा है, मस्त चल रहा है। तो इसलिए जहाँ फॉर्म पड़ा हुआ है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो को याद रखना है। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। यानी पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? तो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है, जिसे लिखा किसने है? पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। और पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज हिंदी को अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपलब्ध प्रस्तावना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 यानी 69 सर्ग हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो है जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा है उसमें टोटल सर्ग कितने हैं? तो 69 है, यानी 69 सर्ग हैं। कन्नौज इसका सबसे बड़ा समय कन्नवज युद्ध है जो इसकी मूल कथा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं। ये बिल्कुल याद रखना है कि जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है। इस महाकाव्य के नायक पृथ्वीराज संयुक्ता के प्रति अनुरक्त थे और संयुक्ता कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री थी। जयचंद की पुत्री कौन थी? संयुक्ता। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अभी हमने बताया। और किसने लिखा है? तो चंद्रबरदाई ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? अब जब महाकाव्य किसे माना है तो महाकवि भी उनको ही माना होगा। ये देखिए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। माना किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभी हम जब व्याख्या पढ़ रहे थे तो हमने कहा था इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनको आलोचक की संज्ञा में दी जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद रखना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले ये आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? वही क्वेश्चन पूछा गया, 21 और 20 दोनों में पूछा गया, देख लीजिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो लगा दीजिए, आंसर चंद्रबरदाई इसके राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? अभी वही क्वेश्चन लौट लौट के आ रहा है। ये डेट देखिए 11, 16 और 14। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। कितना पूछा गया है इसको। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लें, आपका आंसर बदल नहीं जाएगा। ये तो 2023 में ही पूछा गया है, वो भी बीपीएससी पीजीटी ने पूछा है। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये हमने अभी बताया था किसके दरबारी कवि थे। तो ये आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और हमने युद्ध भी बता दिया आपको, 1191 और 1192 तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। हिस्ट्री की भी बातें आपको बताते चल रहे हैं। नोट्स बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक धारदार तैयारी अपनी करते रहिए ताकि आपकी टीजीटी में एक सीट पक्की हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।